हेलो बच्चों, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लेक्चर नंबर 9 पीरियोडिक टेबल चैप्टर तो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। सारा 9 का संजोग जुड़ा रहे हैं हम। और इस लेक्चर में भी हम पढ़ेंगे 9 साइंटिफिक रीजंस। ओके, बाकी सारी चीज़ें तो हमने लगभग सॉल्व कर ली, लगभग क्या 102% सॉल्व कर ली है। लास्ट लेक्चर में हमने 29 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उससे पहले हमने डिफरेंस भी, डिस्टिंग्विश भी सॉल्व किया है। मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी है। यूज द ब्रेन पावर बहुत सारे सॉल्व किए हमने। अब क्या बच गया? सिर्फ बच गया साइंटिफिक रीजन। 9 साइंटिफिक रीजन है, बहुत ज़बरदस्त है बच्चों। उसको हम बढ़िया से सॉल्व करेंगे। और एक साइंटिफिक रीजन ऐसा है जिसमें 11-12 का भी टच है, तो उसको 10th के हिसाब से कैसा लिखना है वो भी मैं बताऊंगा। और उसका एग्जैक्ट रीजन अकॉर्डिंग टू 11th एंड 12th सिलेबस अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है बच्चों, पहला साइंटिफिक रीजन है एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल। मतलब पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है? पीरियोडिक पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल along the period along the period along the period from left to right, from left to right, from left to right, atomic size decreases because ठीक है। क्या कह रहा है कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में अगर आप अलोंग द पीरियड मूव करोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज होता है। उसका रीजन पूछा है। दो चीजें समझनी होगी। एक तो पीरियड किसे कहते हैं, द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टेबल। और अगर आप अलोंग द पीरियड मूव करते हो तो पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स है एंड पीरियड इज डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ ऑर्बिट। मतलब कोई एलिमेंट अगर 4th पीरियड में का है तो उसमें कितने ऑर्बिट होंगे? 4, भले ही वो किसी भी ग्रुप में हो। ठीक है ना, तो जितना उसका पीरियड नंबर होगा उतना ही उसका ऑर्बिट नंबर होगा। ठीक है, चलो। तो इसका बिकॉज बिकॉज देखो, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज एटॉमिक साइज इज atomic size is determined by atomic radius and it is the distance between nucleus and valence shell। ठीक है, वैलेंस शेल। ठीक है, तो एटॉमिक साइज कौन डिटरमाइन करता है? एटॉमिक रेडियस। और एटॉमिक रेडियस क्या रहता है? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। तो कोई भी एलिमेंट, उसका जो एटम होता है उसका न्यूक्लियस और वैलेंस शेल मतलब आखिरी ऑर्बिट, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। ये रेडियस जितनी ज्यादा होगी उतना उसका साइज बड़ा होगा, जितनी कम होगी उतना उसका साइज कम होगा। ओके, तो while moving in period from left to right, atomic number increase by 1, but the number of shell remains same। लेकिन जो नंबर ऑफ शेल होते हैं वो सेम होते हैं, बिकॉज पीरियड जब तक सेम रहेगा शेल का नंबर नहीं बदलेगा। ठीक है ना, तो व्हाइल मूविंग फ्रॉम पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, एक से एटॉमिक नंबर तो बढ़ जाता है बट नंबर ऑफ शेल रिमेन्स द सेम। इसका मीनिंग क्या होगा? हेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, one proton in nucleus increases at the same time one electron in valence shell increases। तो आप जैसे जैसे मूव कर रहे हो along the period आप जैसे जैसे मूव कर रहे हो तो न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा और एट द सेम टाइम वैलेंस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, ड्यू टू विच
ड्यू टू विच इस वजह से क्या होगा, ड्यू टू विच अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल increases from left to right along period and shell contracts and atomic size decreases। समझ रहे हो क्या हुआ? देख लो, अगर आप किसी एक पीरियड में मूव हो रहे हो, एक पीरियड में मूव कर रहे हो, तो शेल का नंबर तो सेम रहेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम इंक्रीज होगा, बिकॉज एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है ना। और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा, तो इसका मतलब उसी ऑर्बिट में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा। इस वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच का, उससे अट्रैक्शन बढ़ने से वो छोटा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होता है, उसका जो साइज होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाता है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। ये आंसर तो इतना होगा आपका। लेट मी एक्सप्लेन बाय गिविंग यू अ ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ पीरियड 2। पीरियड 2 का एक बढ़िया से एग्जांपल दे दूंगा मैं आपको। पीरियड 2, तो सेकंड पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे बच्चों? 8 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे? 8। कौन कौन से देख लो। पहले तो होगा हमारा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उसके बाद बेरिलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 होता है ना, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। ठीक है, तो होगा क्या बच्चों, देख लो। जब हम लिथियम की बात करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, तो ये 2,1, ये 4, 2,2, ये 5, 2,3, ये 6, 2,4, ये 7, 2,5, 8, 2,6, फ्लोरीन 9 होता है एटॉमिक नंबर, 2,7, नियॉन 10, 2,8। ठीक है, तो अब देख लो बच्चों, ये हम एक पीरियड में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो सारे एलिमेंट में ऑर्बिट उतने ही होंगे। लेट अस कंपेयर बिटवीन बेरिलियम एंड नाइट्रोजन। तो बेरिलियम में 2 ऑर्बिट होंगे, ये बेरिलियम का न्यूक्लियस और उसके बाद ये बेरिलियम है बच्चों। बेरिलियम में फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 2। अब नाइट्रोजन आ जाते हैं, ये नाइट्रोजन है, और ये फर्स्ट शेल बच्चों, फर्स्ट शेल में यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसका जो सेकंड शेल है बच्चों, इसके सेकंड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। सेकंड शेल में शेल तो उतने ही रहे, लेकिन अब इस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो इन 5 इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के 5 प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे, और यहां पर सेकंड शेल में के 2 इलेक्ट्रॉन को 2 प्रोटॉन अट्रैक्ट करेंगे। अब ऑब्वियसली ये छोटे बच्चे को भी समझ आता है कि 5 इलेक्ट्रॉन वाला अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वो ज्यादा होने से ये जो ऑर्बिट है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, नजदीक आ जाएगी न्यूक्लियस के। ठीक है, इस वजह से नाइट्रोजन का साइज कम हो जाएगा। वैसे ही ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 एटॉमिक नंबर मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन, 7 इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन। तो धीरे धीरे क्या होगा, एटॉमिक साइज इसका कम होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप अलोंग द पीरियड मूव करोगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो क्या होते जाएगा बच्चों, एटॉमिक साइज क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। समझ गए? तो दिस इज द कंसेप्ट। तो पहले मैं आपको आंसर लिख के बता दिया आराम से पूरा सिस्टमैटिक, और उसके बाद मैंने आपको कंसेप्ट भी समझा दिया। तो किसी भी पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करने की कोशिश करोगे, तो एटॉमिक रेडियस क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्या बोल रहा है, मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो देख लो, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट in period metallic character decreases because ये सेकंड साइंटिफिक रीजन है। हमें क्या पूछा है कि अगर आप
किसी पीरियड में या पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो जो मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो डिक्रीज होता है। उसका रीजन क्या होता है? देखो बच्चों, मेटल किसे कहते हैं? ओके, द द एलिमेंट having ability to donate electron and become positively charged are called metal and this ability is called electropositivity. This ability is called as electropositivity. मतलब जिस किस भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कोई चीज अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है। तो ऐसे सारे एलिमेंट कैसे होते हैं? अच्छे मेटल होते हैं। कैसे होते हैं? अच्छे मेटल। तो द एलिमेंट हैविंग एबिलिटी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज आर कॉल्ड एज मेटल्स एंड दिस एबिलिटी ऑफ डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। ओके, तो एज वी मूव from left to right along the period due to more attraction of nucleus and valence electron, the size of atom decreases. अगर साइज कम हो जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ गया ना, अट्रैक्शन बढ़ने से साइज कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन को वो कस के पकड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा क्या? नहीं, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस एंड इट विल बिकम मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो हमें क्या चाहिए था? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लेकिन है क्या? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव मोर है, मतलब मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एंड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे वैसे वैसे वो इलेक्ट्रॉन जल्दी रिलीज करेगा क्या? नहीं, बिकॉज इंक्रीज इन अट्रैक्शन। ओके, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हेंस मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। सिंपल सी चीज है यार। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो साइज घट जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी घट जाएगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ जाने से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, लेकिन मेटेलिक कैरेक्टर घट जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ साइंटिफिक रीजन 2 कि व्हाई मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। तो जैसे आप पीरियड में मूव करोगे तो साइज कम हो रहा है, साइज कम हो जाने से अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं रिलीज करेंगे। अगर आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं रिलीज करते तो उसका मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है। ठीक है, तो अब क्या है? साइंटिफिक रीजन नंबर 3, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। ओके, तीसरा देख लो, थर्ड वन, एटॉमिक रेडियस मूविंग down the group increases because the atomic radius is distance between nucleus and valence shell. As we move down the group period increases by 1 in each step. हर स्टेप में क्या होगा? एक पीरियड बढ़ जाएगा। किसी भी ग्रुप में आप मूव करोगे तो एक स्टेप बढ़ जाएगा। and at the same time
at the same time one orbit or shell is added, तो एक एक शेल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑफ विच जिस वजह से, बिकॉज ऑफ विच एटॉमिक रेडियस also increases, एटॉमिक रेडियस also increases, इस वजह से क्या हो जाएगी, एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाएगी। क्या होता है बच्चों, एटॉमिक रेडियस मूविंग डाउन द ग्रुप में अगर आप मूव हो रहे हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है। इसका रीजन ये होता है कि एटॉमिक रेडियस होती क्या है, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं एटॉमिक रेडियस। तो अगर हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एक एक शेल बढ़ती जाएगी, एक शेल हर ग्रुप में बढ़ जाएगी, मतलब डिस्टेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बढ़ जाने से एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस बाय गिविंग यू एग्जांपल। ओके, कौन सा ग्रुप ले लेंगे, चलो ग्रुप 1 ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो ग्रुप 1 देख लो बच्चों, ग्रुप 1 में सबसे ऊपर होता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद हेलियम, हेलियम हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोजन के बाद हेलियम, हेलियम के बाद लिथियम, लिथियम के बाद यहाँ पर होता है सोडियम, सोडियम के बाद सोडियम के नीचे होता है हमारा सोडियम के नीचे होता है हमारा पोटेशियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन ये ग्रुप पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4। तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका 3 होता है, इसका 11 होता है, इसका 19 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, एक ही ऑर्बिट होती है इसमें। ठीक है, तो इसका साइज ऐसे रहेगा, न्यूक्लियस ऐसे। लिथियम, लिथियम का क्या होगा 2,1, तो इसका साइज कैसे, न्यूक्लियस एक ऑर्बिट, 2 ऑर्बिट होंगे इसमें। सोडियम, सोडियम का क्या होगा 2,8,1, 8 2 10 और 11, तो कैसा होगा 1 2 3 ऑर्बिट होंगे। पोटेशियम 2,8,8,1, 8 और 2 10 और 8 18 और 1 19, 1 2 3 4 ऑर्बिट होंगे। तो जैसे जैसे आप नीचे नीचे आओगे तो एक एक ऑर्बिट बढ़ते जा रही है ना, तो एक एक ऑर्बिट बढ़ जाने से एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और कंप्लीट साइंटिफिक रीजन ऑफ थर्ड साइंटिफिक रीजन व्हाई एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ग्रुप में क्या हो जाती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है। ठीक है, अब उसके बाद एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी। लिखो, देखो फोर्थ साइंटिफिक रीजन का आंसर, एलिमेंट बिलोंग टू सेम ग्रुप, एलिमेंट बिलोंग टू सेम ग्रुप हैज सेम वैलेंसी बिकॉज अब समझ लो, पहले हम वैलेंसी की डेफिनेशन लिखेंगे। वैलेंसी होती क्या है, ओके, वैलेंसी इज, देख लो वैलेंसी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड वैलेंसी। उसको क्या बोलेंगे, वैलेंसी, या इसको कई बार क्या कहता है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। अब वैलेंसी निकालने का होगा तो आपके पास 2 रूल है। कौन से 2 रूल है, अगर वैलेंस शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंसी होती है, और 4 से ज्यादा होंगे तो 8-। ठीक है ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो वैलेंसी सेम क्यों होती है ऐसे पूछा है, तो इसका रीजन क्या है बच्चों, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एलिमेंट्स present in one group has same number of valence electron, hence their valency is same। इसलिए उनकी वैलेंसी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। कोई एलिमेंट अगर एक ग्रुप में होंगे बच्चों तो उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे रहेगा, सेम रहेगा, इसलिए उसकी वैलेंसी कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, तो लेट मी एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट बाय गिविंग यू 2 एग्जांपल। ओके, वन फ्रॉम मेटेलिक साइड एंड वन फ्रॉम नॉन मेटेलिक साइड। ओके, तो अल्कली अर्थ मेटल का ग्रुप ले लेंगे हम। तो अल्कली हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम के नीचे क्या आता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे आता है कैल्शियम। ठीक है, ये होता है 4, ये होता है 12 और ये होता है 20। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,2, इसका 2,8,2, इसका 2,8,8,2। तो देख लो जैसे जैसे नीचे आ रहा है
वैसे वैसे ऑर्बिट बढ़ रही है, एक दो थे, दो के तीन हो गए, तीन के चार हो गए, लेकिन जो वैलेंस शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसा है, सेम है। सो जाओ बेटे, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे है बच्चों, सेम है, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 2। ग्रुप 2 की वैलेंसी कितनी होगी, 2। लेकिन अगर आप हैलोजन में आ जाओगे, हैलोजन फैमिली ग्रुप 17, तो क्लोरीन, सॉरी सबसे पहले होगा फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 9, इसका होता है 17, इसका हमें पता नहीं, हमें इंटरेस्ट भी नहीं, हमें मिनी पीरियोडिक टेबल में इंटरेस्टेड है। तो इसका होगा 2,7, इसका क्या होगा 2,8,7, ठीक है, इसका वैसे ही बढ़ते जाएगा। तो वैलेंस शेल में इसके भी क्या हो जाएगा, चौथी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो वैलेंस शेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। तो वैलेंस शेल में हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1। अगर 4 से ज्यादा होंगे तो आप कंबाइनिंग कैपेसिटी देखते हो ना, 8 माइनस वो करते हो। तो इस तरह से चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, अगर एक ग्रुप में है तो सारे एलिमेंट के वैलेंस शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, हेंस उसकी वैलेंसी भी कैसे रहेगी, सेम रहेगी। दिस इज द साइंटिफिक रीजन ऑफ फोर्थ। अब फिफ्थ क्या कहता है, द ग्रुप 0 एलिमेंट आर कॉल्ड नोबल गैसेस। फिफ्थ वन, ग्रुप 0 element, that is inert gas are called noble element, because देख लो बच्चों, because अब जो क्या होता है बच्चों, देखो क्या होता है, कोई भी एलिमेंट जो होता है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने की कोशिश करता है। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वैलेंस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, उसको हम रूल ऑफ ऑक्टेट कहते हैं, ठीक है ना। तो ग्रुप 0 एलिमेंट आर कॉल्ड एज नोबल एलिमेंट बिकॉज ग्रुप 0 means 18th group element which has 8 electrons in valence shell. It means that they have already completed octet, उनका octet already complete है, hence they do not lose or gain the electron, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देंगे भी नहीं और लेंगे भी नहीं। ओके, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे, hence they called noble gases। नोबल मतलब निष्क्रिय, किसी के साथ रिएक्ट नहीं होंगे, नोबल गैसेस या नोबल एलिमेंट। तो क्यों रिएक्ट होंगे, वो उनके ऑलरेडी स्टेबल है ना, वो ऑलरेडी उनके वैलेंस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उनको किसी के साथ रिएक्ट होने की जरूरत भी नहीं, ना तो इलेक्ट्रॉन देंगे वो, ना तो इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसलिए वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होंगे, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, नोबल गैस। नोबल मतलब जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते। अगर एग्जांपल देख लोगे तो ग्रुप के हेलियम, नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इसका 2 होता है, 2 ऑलरेडी फिल है। अब ये ऑक्टेट मत कहना, पहली ऑर्बिट में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, 10, ये होता है 2,8। ऑर्गन कितना होता है, 18, 2,8,8। इसके 4th ऑर्बिट में 8 होते हैं, 5th ऑर्बिट में 8, 6th ऑर्बिट में 8, ऐसे। तो ऑलरेडी दे हैव फील्ड वैलेंस ऑर्बिट, इसलिए वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होते, इंटरेस्टेड नहीं है वो, ना तो वो इलेक्ट्रॉन लेंगे ना तो वो इलेक्ट्रॉन देंगे। इस तरह से उनको क्या कहा जाता है, नोबल गैसेस। क्या कहा जाता है, नोबल गैसेस। तो दिस इज द आंसर ऑफ 5th साइंटिफिक रीजन। अब while going down the second group the reactivity of alkaline metal increases। चलो 6th one, while moving down second group reactivity, second group is also called as alkaline earth metal, reactivity of element increases। ठीक है, चलो देख लेंगे। बिकॉज देख लो बच्चों, रिएक्टिविटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दे देना या इलेक्ट्रॉन ले लेना, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, along second group
second group elements are called alkaline earth metal, and they are देख लो बच्चों, एंड दे आर थेरी पेपर है, एंड दे आर कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम के नीचे क्या होता है बच्चों? बेरिलियम के नीचे होता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के नीचे होता है कैल्शियम, कैल्शियम के नीचे होता है स्ट्रोंटियम, कैल्शियम के नीचे होता है स्ट्रोंटियम, और स्ट्रोंटियम के नीचे होता है बेरियम, और बेरियम के नीचे और एक होता है रेडियम। क्या होता है? रेडियम। ठीक है ना। बेरिलियम के नीचे क्या होता है? रेडियम। 100% क्या होता है? रेडियम। ठीक है ना। बेरिलियम के नीचे क्या होता है? एक मिनट देखने दो। रेडियम। ठीक है ना। तो रेडियम जो होता है, रेडियम, ठीक है ना, रेडियम आई थिंक आरएम होगा या आरए, सॉरी बच्चों, रेडियम है आरए। ओके। रेडियम जो होता है बच्चों, ये रेडियो एक्टिव होता है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं होता। ठीक है। तो हमने क्या किया, देख लो। अब रिएक्टिविटी ज्यादा मतलब ये ज्यादा रिएक्ट होने चाहिए, जल्दी रिएक्शन होनी चाहिए, और धीरे धीरे रिएक्टिविटी कम होनी चाहिए। तो हमने क्या किया, बेरियम को वाटर के साथ रिएक्ट करके देखा, तो नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं हुई। तो हमने क्या किया, गर्म किया उसको, मतलब हमने स्टीम ले ली, स्टीम, तो स्टीम के साथ भी नो रिएक्शन। तो रिएक्शन हुई क्या? नहीं, मतलब इसकी रिएक्शन नहीं होगी। तो अब हमने क्या किया, मैग्नीशियम के साथ वाटर की रिएक्शन की, तो मैग्नीशियम के साथ भी वाटर की रिएक्शन नहीं हुई। लेकिन जब हमने इसकी रिएक्शन स्टीम के साथ की, स्टीम मतलब वेपर फेज वाटर, तो इसकी रिएक्शन हुई, और क्या दिया उसने? MgOH टेकन ट्वाइस। और ये जो तीनों है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, रेडियो एक्टिव है, वो अनस्टेबल होता है। इन तीनों को वाटर के साथ रिएक्ट किया हमने, वाटर मतलब H2O, तो इनको गर्म करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज वो रिएक्टिव है बहुत। तो रूम टेम्परेचर पे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे भी वो रिएक्शन हो गई उनकी, और क्या मिला? CaOH टेकन ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, SrOH टेकन ट्वाइस, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, BaOH टेकन ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सारी चीजें मिली, तो इनको गर्म करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है। ये तो रिएक्ट ही नहीं हुआ, मतलब ये कम रिएक्टिव है। तो कम रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव, तो धीरे धीरे रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी। ये एक रीजन हो गया। और लॉजिकली अगर आप समझोगे तो इसका साइज बढ़ते जा रहा है। ये ग्रुप में मूव हो रहे हैं ना आप, ऊपर से नीचे, ये सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ, सिक्स, सेवन ग्रुप। तो जैसे जैसे इनका साइज बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे एटॉमिक साइज बढ़ते जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी बढ़ते जाएगी, और इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेसिटी बढ़ती गई तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ते जाएगी, और बिकॉज ऑफ इंक्रीज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी दे आर मोर रिएक्टिव। तो एलिमेंट एट द बॉटम are more reactive because more electropositivity, and element at the right side of periodic table are more reactive because of more electronegativity, but before noble gases, वो तो डेड एंड है ना। नोबल गैसेस में तो क्या हो गया? स्टेबिलिटी आ गई, उसके बाद तो रिएक्शन ही नहीं होती। ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारा 6th वन भी सॉल्व हो गया। अब 7th वन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? देख लो, 7th साइंटिफिक रीजन, period 3 contain only 8 element, while the electron capacity, बहुत इंटरेस्टिंग है, इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी of third period या थर्ड शेल इज 18। बहुत कॉमन क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन इसका रीजन आपके सिलेबस के हिसाब से सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलेगा। मैं इसको 12 का एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगा, तब आपको ये चीजें समझ आएंगी और आप समझ सकते हो, ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझो। देखो बच्चों, पहले पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन है। पीरियोडिक टेबल कैसे होता है? 1 2 3 4, मिनी में इंटरेस्टेड है, नीचे के लेना देना नहीं हमें। तो पहले इसका n कितना होता है? 1, दूसरे इसका n 2, तीसरे इसका n 3, चौथे इसका n 4। तो इलेक्ट्रॉन कितने बैठेंगे? 2n², मतलब पहले ऑर्बिट, पहले पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, दूसरे में 2 × 2², तो कितने? 4 × 2 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 2 × 3² 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे में 2 × 4² 16 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो हम यहां तक आना है हमें। तो क्या कह रहा है? पहले पीरियड में 2 एलिमेंट है, बिकॉज उसकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी 2 है, 1 2 हाइड्रोजन हीलियम। दूसरे में 8 है, बिकॉज उसकी कैपेसिटी 8 है।
तीसरे में 18 होना चाहिए, बिकॉज उसकी कैपेसिटी क्या है 18 है, उसकी कैपेसिटी क्या है 18 है, लेकिन 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 होते 8 ही है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन समझने के लिए, इसका रीजन समझने के लिए आपको अफबाउ प्रिंसिपल पता होना जरूरी है। पहले आप में को जो 10th बोर्ड में आ गया तो इसका आंसर कैसे लिखोगे आप, ठीक है? तो देखो बच्चों, तो पहले तो आप क्या करोगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की रोज की डायग्राम डाल दोगे, ठीक है? तो हॉरिजॉन्टल लाइन, द हॉरिजॉन्टल लाइन in modern periodic table, modern periodic table are called periods, are called periods, and elements, elements are arranged, elements are arranged in the increasing order of atomic number, ठीक है? तो कैसे लिख लेंगे, चलो देख लो क्या होगा, देख लो। एलिमेंट एटॉमिक नंबर, तो कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? थर्ड पीरियड हाइड्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन के बाद लिथियम के बाद क्या था? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 11 12 13 14 15 16 17 18। कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? 2,8,1, 2,8,2, 2,8,3, 2,8,4, 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7 और इसका 2,8,8। तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे आप? इससे आपको कुछ समझने है क्यों किया, ठीक है ना? तो सेकंड इसको पूरे मार्क्स होंगे। ये लाइन में क्या लिखना है आपको? इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल elements are arranged according to electronic configuration and octet rule। ये इंपॉर्टेंट है, and octet rule। तो इससे क्या होगा सर? देख लो, जैसे आप सोडियम से आगे बढ़ रहे हो, एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जैसे ही 8 आ गया तो ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि इसको 18 ग्रुप में होना चाहिए, 0 ग्रुप में, ठीक है? तो 18 ग्रुप में डाल दिया उसको। तो 18 ग्रुप के बाद कोई ग्रुप है क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? नहीं। तो इसके लिए उसके आगे का एलिमेंट कहां गया? नीचे आ गया। समझ रहे हो? हेंस ओनली देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। तो पूरे मार्क्स इसको रहेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की गई वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से और ऑक्टेट रूल के हिसाब से की गई। तो सर समझ में नहीं आया ना? तो इसलिए इतना याद रखना है यहां पर कि इसलिए क्या कहा जाएगा कि argon is the last element and sodium is the first element। hence argon is the last element और sodium is first element। आखिर लास्ट लाइन क्या लिखना है? hence sodium 11 is first element and argon 18 is last element according to ऑक्टेट रूल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? तो सर वो 18 और 18 का तो समझ ही नहीं आया। ठीक है, चलो अब मैं आ जाता हूं 12 के सिलेबस के हिसाब से, जिसकी चीजें मैंने आपको, जो पहले हमने एक वीडियो बताया ना आपको, एक बार देख लो, जिंदगी भर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं भूल पाओगे। उसमें हंस रूल हमने एक्सप्लेन किया है, बाय द वे उसमें हमने अफबाउ प्रिंसिपल भी एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों देख लो, एग्जैक्ट रीजन मैं बताता हूं आपको कि ये जो पीरियड बने ना हमारे पीरियोडिक टेबल, इसमें एक पैटर्न है, जैसे कि फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड। तो फर्स्ट पीरियड से फर्स्ट शेल स्टार्ट होती है, इसका n इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो फर्स्ट शेल में कौन सी शेल होती है? यस। सेकंड पीरियड से सेकंड शेल स्टार्ट होती है, n इज इक्वल टू 2 मतलब ये होती है k, ये होती है l, ये होती है यम। तो इसमें दो सब शेल होते हैं, यस और p। ठीक है? और थर्ड शेल में n इसका 3 होता है, इसके 3 सब शेल होते हैं, पता है ना, यस, p एंड d। और फोर्थ पीरियड में फोर्थ शेल स्टार्ट होगी, जिसके 4 होंगे,
एस पी डी एफ एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन 5। 5 में भी होता है बच्चों, लेकिन ये अभी तक एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए। एस पी डी एफ, एफ के आगे क्या होगा, जी, जी ये भी होता है बच्चों, होता है। ओके, जी एफ ऐसे बढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी तक वो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑर्बिट बढ़ाते जाओगे। तो देख लो बच्चों, एस पी, एस पी डी, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ जी, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, इसको हम छोड़ देते हैं। तो यहां से हमें सिर्फ इतनी चीज समझनी है, 18 और 8 का खेल देख लो बच्चों, कि हर पीरियड में एक नया शेल ऐड होता जाएगा। नया शेल मतलब 1 2 3 4। ठीक है, हो गए। चलो, तो अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन्स आर फील्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एनर्जी। तो हम कैसे भरेंगे, पहले 1s में, दूसरा 2s में, फिर ये 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, ओके, 5s, 5p, 5d, 5f। ओके, तो पहले हम यहां भरेंगे, उसके बाद यहां भरेंगे, उसके बाद ऐसे भरेंगे, उसके बाद ऐसे भरेंगे, उसके बाद ऐसे भरेंगे। बस इतना ही काफी है अपने लिए। ठीक है, अब यहां से मैं इधर जाऊंगा, इधर से ऐसे जाऊंगा। ठीक है ना, हमने पढ़ा है यार ये चीजें, अब आपको नई नहीं लगनी चाहिए। ऐसे ऐसे हमने भरा है। ठीक है, तो अब देख लो बच्चों, हम कहां पर आ गए, हम आ गए पहले शेल में। तो पहले शेल में कौन सी ऑर्बिट है, यस ऑर्बिट है। कौन सी ऑर्बिट है, यस ऑर्बिट है, 1s ऑर्बिट है। तो इसमें एक ब्लॉक होता है, कितने ब्लॉक होते हैं, एक ब्लॉक यस में। तो यस में एक ब्लॉक होता है, मतलब अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब एक नया प्रिंसिपल, एक ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, 2। एक जो क्लॉकवाइज फिरता है, एक जो एंटी क्लॉकवाइज फिरता है। अब जो सिर्फ बोर्ड में इंटरेस्टेड है, 5 मिनट का वीडियो स्किप कर दो, आपके सर के ऊपर से जाएंगी ये चीजें। ठीक है ना, तो इसमें सिर्फ कितने एलिमेंट बैठेंगे, 2। इसलिए फर्स्ट ऑर्बिट में कितने एलिमेंट बैठेंगे, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, 2। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड में। तो सेकंड पीरियड के लिए क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, 2s एंड 2p। क्या क्या अवेलेबल है, 2s एंड 2p। तो 2s एंड 2p, तो s में कितने बैठेंगे, 2, और p में कितने बैठेंगे, 6। कितने बैठेंगे, 6। तो 2 और 6 कितने, 8। तो सेकंड में कितने बैठेंगे, 8 एलिमेंट। कितने बैठेंगे, 8 एलिमेंट। इसमें कितने बैठेंगे, 2 एलिमेंट। क्यों, बिकॉज एक ही ब्लॉक होता है, इसमें एक ब्लॉक होता है, इसमें 3 ब्लॉक होते हैं। p सब शेल, अरे यार p सब शेल, और ये यस सब शेल। तो ऐसे सर यहां पर भी ऐसे ही होगा ना, क्या होगा, यस में 2, p में 6 और d में 10। तो 18 बैठने चाहिए ना यहाँ पर क्या बैठने चाहिए, 18। ठीक है, आप बता रहे हो, नो प्रॉब्लम, 18। तो ये तो 18 बैठने चाहिए। ऐसे नहीं होता बच्चों, क्यों नहीं होता, देख लो। 3s में इलेक्ट्रॉन भरा आपने, देख लो, 1s में भरा, 1s के बाद 2s में भरा, 2s से कहां जाओगे, 2p, 2p से कहां जाओगे, 3s, 3s से कहां जाओगे आप, 3p। तो 3p के बाद 3d का नंबर नहीं, इंपॉर्टेंट है, 3p के बाद 3d का नंबर नहीं है। 3p के बाद आपको जाना होगा 4s, लेकिन यहां पर 4s अवेलेबल है क्या, नहीं। कौन कौन अवेलेबल है, s p d। तो हम ऑर्गन तक आ गए, कहां तक आ गए, ऑर्गन तक, ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन क्या होता है, 1s2, 2s2, 18 ना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है, 2 4 और 6 10, 6 और 4 10, 12 और 6 18। अब ऑर्गन के बाद क्या होता है, पोटेशियम। पोटेशियम क्या होता है, 19। अब जो 19वां इलेक्ट्रॉन है वो भरना होगा डी में। किसमें, डी में, लेकिन डी अवेलेबल नहीं है ना। पी के बाद कौन सी एनर्जी लेवल आती है, 4s। तो आपको कहां जाना होगा, 4s में। तो 4s में जाना होगा, मतलब आपको जाना होगा 4th पीरियड में। इसलिए पोटेशियम जो होगा वो हमने 4th पीरियड में शिफ्ट कर लिया, बिकॉज 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा 3p के बाद, 3p के बाद 3d में नहीं आ सकता। अब इसका रीजन क्या है, एनर्जी लेवल। जो 3p, 4s और 3d की एनर्जी लेवल अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी है d की, उसके बाद एनर्जी है 4s की, उसके बाद एनर्जी है 3p की। तो इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्राई टू रिमेन इन लोअर एनर्जी स्टेट। तो पहले वो p में जाएगा 3 के, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो 4s में जाएगा, तो इसके बाद अगर बचते हैं तो 3d में जाएगा। तो 3p के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, 4s में। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे अफबाउ प्रिंसिपल। तो अफबाउ साइंटिस्ट का नाम है क्या, नहीं, अफबाउ इज नॉट द नेम ऑफ साइंटिस्ट। अफबाउ इज अ जर्मन वर्ड हुज मीनिंग इज कंस्ट्रक्शन। हमने पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो जाइए फिर से एक बार पढ़िए। क्या, एक बार देख लो, जिंदगी भर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं भूल पाओगे। हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, और प्लेलिस्ट पे जाने के बाद फील द फिजिक्स में 6 नंबर का वीडियो है, फील द फिजिक्स वाली प्लेलिस्ट है, 6 नंबर का वीडियो। ठीक है, तो इसलिए सेकंड ऑर्बिट में, सॉरी थर्ड पीरियड में 8 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, तो 2-3 साइंटिस्ट का कंबाइन लॉजिक लगा के बेसिकली क्या किया, इन्होंने पैटर्न बनाया। ओके, अब आ जाते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8, फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट अमॉन्ग द हैलोजन। फ्लोरीन 8 नंबर,
फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव among हेलोजन, ठीक है। वाई देख लो, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ फ्लोरीन जो होता है वो होता है 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,7। तो इसका साइज कैसे हो जाएगा? साइज विल बी स्मॉलेस्ट, साइज सबसे कम होगा, स्मॉलेस्ट। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज हाईएस्ट, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज हाईएस्ट। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कैसे होगी? हाईएस्ट। तो ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, रिएक्टिविटी विल बी हाईएस्ट, रिएक्टिविटी ऑफ फ्लोरीन विल बी हाईएस्ट। तो इस वजह से फ्लोरीन की रिएक्टिविटी कैसे होती है? हाईएस्ट होती है। सारे हेलोजन में फ्लोरीन में सिर्फ 2 शेल होते हैं, इस वजह से उसका साइज सबसे कम होता है और रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, चलो अब लास्ट 9th वन, हमारा फेवरेट नंबर 9th वन। सोडियम इज मोर मेटेलिक देन एल्यूमिनियम। देख लो, सोडियम इज मोर मेटेलिक देन एल्यूमिनियम। इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज देखो बच्चों, मेटेलिक कैरेक्टर इज डिसाइडेड बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मेटेलिक कैरेक्टर कौन डिसाइड करता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। मतलब जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगा उसका मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। मोर द साइज, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मोर द मेटेलिक स्ट्रेंथ। समझ रहे हो? जितना साइज बड़ा होगा उतनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा होगी, मतलब जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और मेटेलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो सोडियम का अगर आप देखोगे तो सोडियम 11, 2,8,1, और एल्यूमिनियम का देखोगे 13, 2,8,3। तो सर दोनों में तो 3 ही ऑर्बिट है, लेकिन इसका जो साइज होगा वो कम होगा, बिकॉज इसके वैलेंस ऑर्बिट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो साइज ऑफ सोडियम इज ग्रेटर देन साइज ऑफ एल्यूमिनियम। इसका साइज कम होगा, 3 इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन की वजह से कम होगा। तो साइज अगर सोडियम का बड़ा है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ सोडियम विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ एल्यूमिनियम। तो जिसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा वो ज्यादा मेटेलिक है। सोडियम इज मोर मेटेलिक देन एल्यूमिनियम। इस तरह से सोडियम ज्यादा मेटेलिक होगा एल्यूमिनियम। ठीक है बच्चों, आया मजा? तो इस तरह से ये चैप्टर हो गया खत्म। जल्दी मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।